ममता बनर्जी की पार्टी का वोटर तो पूरा निकलता ही था, उसको तो कोई डर था नहीं, उसको कोई रोकने वाला नहीं था। तो उनका वोटर निकलता था, प्लस जो इस दुनिया में नहीं है वोटर लिस्ट में है, जो बंगाल छोड़ के गए और वोटर लिस्ट में हैं, उनका भी वोट पड़ता था। एसआईआर ने ये किया है कि जो इस दुनिया में नहीं है उनका नाम नहीं है, जो पश्चिम बंगाल में नहीं रहते हैं उनका नाम नहीं है, और उसके अलावा जो है, जो ये साबित नहीं कर पाए कि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं, हालांकि करीब 22-23 लाख मामले जो है वो अभी भी अपील में हैं। तो कुल मिलाकर अगर ये वोट बढ़ रहा है तो ममता बनर्जी का वोट तो मैक्सिमम पहले भी पड़ता था, और 3-4 पार्टियां चुनाव में है नहीं। चुनाव में कायदे से, मतलब वैसे तो कहने को कांग्रेस और सीपीएम भी है, लेकिन लड़ाई तो बीजेपी और टीएमसी के बीच में है जी। तो जाहिर है कि जो लोग जा रहे हैं वो 2 कारणों से, एक या तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए, या डर के मारे वोट नहीं देते थे कि कौन झमेले में पड़ने जाए, वहाँ झंझट होगा, हिंसा होगी, बम चलेगा कि गोली चलेगी, पता नहीं, इसलिए नहीं जाते थे। उसमें दोनों तरह के लोग हो सकते हैं, ममता बनर्जी के भी हो सकते हैं और बीजेपी के भी हो सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि किसके वोटर ज़्यादा आए। ठीक, तो आप देखें, संभावना ज़्यादा है कि बीजेपी का वोटर जो डर के मारे वोट नहीं देता था वो है। फिर जो आप चैनल पर सुन रहे हैं, आपके चैनल पर भी, दूसरी जगह भी, कि लोग एक बात ज़रूर बोल रहे हैं बदलाव की जी। तो जो चेंज चाहते हैं वो जाहिर है कि ममता बनर्जी को वोट देने तो नहीं जा रहे, तो उसका मतलब बीजेपी को वोट देने, तो बीजेपी का वोट तो बढ़ रहा है, और वोट बढ़ रहा है तो चूंकि बाइपोलर कंटेस्ट है, सीटें भी बढ़ेंगी। देखिए, एक तो एसआईआर की वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़नी ही थी, हाँ उसको भी, लेकिन अगर आप एसआईआर इफेक्ट को उसमें जोड़ भी दें, एग्रीगेट वोट भी देखें तो भी अतिरिक्त वोट पड़ा है इसमें। कोई वो हमको पिछले फेज का डेटा बताता है, 4 से 5% अतिरिक्त वोट पड़ा है। आप कह रहे हैं, ये आपका सेंस ये है कि वो ज्यादातर बीजेपी के लिए होना चाहिए? मतलब कॉमन सेंस ये कहता है कि भाई अगर टीएमसी का वोट मैक्सिमम पहले पड़ता था जी, तो उनके वोट देने पर तो कोई उनके वोटर्स पर रोक थी नहीं। ठीक है, डर जो था वो बीजेपी को या टीएमसी के विरोध में जो वोट देते थे। रूही पहली बार प्रोग्राम में आई हैं, तो रूही और रूही ग्राउंड पर होकर के आई हैं बंगाल में काफी दिन। रूही, आपने क्या देखा, ये जो बढ़ा हुआ वोट है ये किसकी तरफ जाता हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है? और सबसे बड़ी बात, ये जो इंटिमिडेशन या डर की बात है जो बहुत लोग बताते हैं, ऑफ कैमरा ज्यादा बताते हैं, इसका एक्चुअल नतीजों पर कितना प्रभाव होता है? देखिए, पहली बात तो ये कि कन्वेंशनल विजडम हमको यही बताता है कि जब वोटर टर्नआउट बहुत हाई होता है तो वो जो सरकार में है, जिनकी सरकार है, उनके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि वोटर चाह रहा है कि कुछ अलग हो, इसीलिए जाके वो इन्वेस्टेड है वोट देने के लिए। लेकिन हमको रिसेंट टाइम्स में कई ऐसे चुनाव आए जिसमें ये चीज़ गलत भी साबित हुई है, तो ये कन्वेंशनल विजडम अब कन्वेंशनल विजडम नहीं रही है। बंगाल में इस समय ग्राउंड पे ज़रूर एक मूड है, जैसे सब कह रहे हैं परिवर्तन का, चेंज। अब इसमें सवाल ये उठता है कि ये जो चेंज का मूड है, इसमें कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो हो सकता है वैसे ट्रांसलेट ना करे जैसा कि ग्राउंड में आपको पता लगता है, क्योंकि बंगाल वोट्स इन मेनी लेयर्स, हमको पता है कि उसमें बहुत लेयर्स है। पहली बात तो यह है, जैसे आपने बोला, इंटिमिडेशन बाय काडर, ये एक लेफ्ट की देन है, लेफ्ट का कल्चर है जो टीएमसी ने एज इट इज इसको कैरी फॉरवर्ड किया, और ये एक वन ऑफ द नेगेटिव्स है। इस चीज़ को लेके लोग नाराज हैं टीएमसी से कि हमने तो लेफ्ट को वोट आउट किया था, वैसा का वैसा ही कल्चर वापस ले आए हैं। अच्छा। तो ये इंटिमिडेशन ज़रूर होता है ग्राउंड लेवल पे, ये लेफ्ट के टाइम पे भी था, और मेरा ये मानना है कि लेफ्ट कई चुनाव ऐसे जीती है कि जब लोग डर के मारे किसी और को वोट देने नहीं गए हैं, या डर के मारे उन्होंने लेफ्ट फ्रंट को वोट दिया है। बंगाल की बात कर रही हूँ। तो ये कल्चर है ग्राउंड पे। अब अगर लोग आ रहे हैं वोट देने तो शायद इसलिए क्योंकि बहुत सेंट्रल फोर्सेस प्रेजेंट है, इसलिए कि लोग ज़्यादा सेफ फील कर रहे हैं, या फिर इसलिए कि सच में मोटिवेटेड है वोट देने के लिए।